नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की हमारी चर्चा का विषय है प्लास्टिक प्रबंधन। 30,000 से अधिक प्लास्टिक इकाइयां 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं। बावजूद इसके प्लास्टिक कूड़े का प्रबंधन आज समय की मांग है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्लास्टिक के स्थायित्व और लंबे समय तक कायम रहने के कारण इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और चुनौतियों को लेकर चिंता जताई है। उपराष्ट्रपति ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की प्रक्रिया को अपनाने और जनता को 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। ऐसे में समाधान ये नहीं है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ही ना किया जाए, बल्कि ये है कि इसे जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उचित रूप से दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाया जाए। स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के बारे में जागरूक करने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए। उन्होंने मीडिया, सामाजिक संगठनों, छात्रों और कार्यकर्ताओं से इस जागरूकता अभियान में शामिल होने की अपील की है, जिससे प्लास्टिक उत्पादों के निपटान के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि समस्या प्लास्टिक के साथ नहीं है, बल्कि समस्या प्लास्टिक के उपयोग के बारे में हमारे दृष्टिकोण में है। आज की चर्चा में हम ये समझेंगे कि एकल उपयोग प्लास्टिक क्या है और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव है। प्लास्टिक कचरे से होने वाली तमाम चुनौतियों के बीच प्लास्टिक प्रबंधन कितना जरूरी है और ये कैसे संभव है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले प्रोफेसर CK वार्ष्णेय जी हैं, जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं, साथ ही पूर्व डीन स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंसेज JNU। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं चंद्रभूषण, CEO हैं iForest यानी कि इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। और जैसा कि उपराष्ट्रपति ने भी कहा है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हर साल 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग जो है वो किया जाता है। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि एकल उपयोग प्लास्टिक क्या है और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एकल उपयोग प्लास्टिक जो है उसको हम एक दफे इस्तेमाल करके फिर फेंक देते हैं। जैसे एक कैरी बैग में हम कुछ सामान लेके आए और सिर्फ जहां से सामान खरीदा और घर आने तक ही सिर्फ उसका उपयोग होता है और उसके बाद उसको हम फेंक देते हैं। और इस तरीके से जो चारों तरफ लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, उससे पर्यावरण के अंदर बड़ी अधिक मात्रा में ये पहुंच जाते हैं और इनसे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जहां प्लास्टिक ये है, इसका जीवन बड़ा लंबा है। इसकी केमिकल कंपोजिशन ऐसी है कि इसका विच्छेदन बहुत मुश्किल से होता है, डिकम्पोज बहुत मुश्किल से होती है, बल्कि ना के बराबर होती है। तो इसकी पर्यावरण में आयु उस तरीके से बहुत देर तक रहती है ये। और इसकी वजह से जो इसके अंदर रंग डाले जाते हैं, उनके अंदर बहुत ही जहरीले तत्व होते हैं। इसके अलावा जब रगड़ते हैं ये और हवा में उड़ते हैं और जमीन से रगड़ खाते हैं, तो इनके फिर छोटे छोटे कण भी और निकल आते हैं, जिनको कि हवा में भी उड़ना पड़ता है, हवा में भी रहते हैं और पानी के साथ ये बह भी जाते हैं। और जब पानी के साथ में ये थैले या एकल प्रयोग करने वाली प्लास्टिक, जैसे हमारी चम्मच है या कांटे हैं, जिसको हम कटलरी भी कहते हैं, अगर वो सबको फेंकते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि ये एक तो वहीं पे बने रहते हैं। जैसे पत्तियां हों वो तो गल जाती हैं, बारिश आई और सब पत्तियां गल जाती हैं और फिर से न्यूट्रिएंट उसमें से निकल के और फिर से वो जमीन की उर्वरकता बढ़ा देते हैं, लेकिन ये वहीं के वहीं रहते हैं। और इनके टूटने का जो एक मुश्किल काम है, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट है, ये इनकी लाइफ 1000 साल तक भी चल सकती है, स्थिति की बात है। तो इससे क्या होता है कि कई सारे जहरीले तत्व इनके अंदर से निकलते हैं, जिसमें पॉलीफिनाइल है, PVC है और DD तक भी इसके अंदर से निकलता है। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो वायुमंडल से और जहरीली चीजों को अपने अंदर सोख लेते हैं और वो सांस के जरिए भी हमारी नाक में, फेफड़े में पहुंच जाते हैं
और कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है, दुनिया का कोई छोर नहीं बचा है जहां पर के प्लास्टिक ने अपनी दस्तक न दी हो और अपना साम्राज्य न जमाया हो। और ये हर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी समस्या है कि प्लास्टिक की एक बाढ़ आ रही है जिसको कि हम मनुष्य को संभलना है उसके बारे में, और ये हमारे द्वारा की गई है। तो इसलिए इसके बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है और इसके बारे में प्रबंधन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी बिल्कुल, चुनौतियां कई हैं और इसको लेकर चिंता करने की भी ज़रूरत है और प्रबंधन जो है उस पर खास फोकस है। अगला रुख मैं चंद्रभूषण जी आपका करना चाहूँगी। जैसा कि उपराष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि समस्या जो है प्लास्टिक के साथ नहीं है, प्लास्टिक को लेकर हमारे दृष्टिकोण के साथ है। जब हम प्लास्टिक प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी वो चीज़ें आती हैं और उसको लेकर लोगों में जागरूकता की अगर कमी है तो उसे कैसे पूरा किया जाए? कितनी आवश्यकता की ज़रूरत है इस प्रबंधन, इस पूरे मैनेजमेंट को लेकर? अमृता जी धन्यवाद। मेरा पहला मैं जो पॉइंट रखना चाहूंगा वो ये है कि प्लास्टिक जो है उसके प्रबंधन में तो हमें कठिनाई है, प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिसके कंजम्पशन में भी प्रॉब्लम है। तो ये नहीं है कि हम प्लास्टिक का सारा प्रॉब्लम सिर्फ प्रबंधन से सॉल्व कर सकते हैं। प्लास्टिक अनलिमिटेड टाइम रिसाइकिल नहीं हो सकती है। रिसाइकलिंग जो हम प्लास्टिक की बात करते हैं कि उसका हम दोबारा उपयोग करें, वो भी एक लिमिट है। उसके बाद हमें या तो उसको लैंडफिल में डालना पड़ेगा, डंप करना पड़ेगा, या उसको जलाना पड़ेगा एनर्जी रिकवरी के लिए। तो ये जो हमारे, अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ हम प्लास्टिक रिसाइकिल करके प्लास्टिक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो सही नहीं। तो दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। पहला ये है कि हम किस तरह से कुछ प्लास्टिक को कम करें। जैसे कि आपने एकल प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक की आपने चर्चा की। वो प्लास्टिक को हम बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, उस पे हमें कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं है। एक तरह से वो पर्यावरण को और हमारे सेहत को ज्यादा हार्म कर रहा है इकोनॉमिक गेन को लेके। तो एक ऐसा प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है जिसको कि हमें खत्म करने की जरूरत है, उसको हमें बैन करने की जरूरत है, एलिमिनेट करने की जरूरत है। उसके बाद वो प्लास्टिक है जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनको प्रबंधन करके उनको रिसाइकलिंग इंक्रीज करने की जरूरत है। तो दोनों तरफ से हमें काम करने की जरूरत है। इसमें हमें रेगुलेशन लाने की भी जरूरत है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में अभी ये हो रहा है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने डिफाइन नहीं किया है। क्या सिंगल यूज प्लास्टिक है? हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने अलग अलग डेफिनेशन लाए हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके। तो एक हमारे पास नेशनल फ्रेमवर्क नहीं है सिंगल यूज प्लास्टिक का, ना ही नेशनल डेफिनेशन है। तो एक तो हमें रेगुलेशन पे काम करने की जरूरत है, दूसरा हमें ऑल्टरनेटिव पे काम करने की जरूरत है। ये कहना बहुत आसान है कि आप प्लास्टिक का बैग ना लें, लेकिन उसके लिए हमने क्या प्रबंधन किए हैं, क्या ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किए हैं, उसके ऊपर पे भी मार्केट डेवलपमेंट और बाकी मुद्दों पे भी काम करने की जरूरत है। तो जब तक हम एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क नहीं लाएंगे प्लास्टिक में, तो ये सिर्फ बात करने में ही रह जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक की बात ही कर रहे हैं, जबकि इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क अब तक डेवलप नहीं किया है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं आपका रुक करना चाहूंगी। जैसा कि चंद्रभूषण जी कह रहे थे कि एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क की जरूरत है, उपराष्ट्रपति ने भी जो 3R है उस पर एम्फेसिस किया है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक हैं और कोशिश करने से हमें ये सफलता जरूर मिलेगी कि हम प्लास्टिक के ऊपर एक अंकुश लगा सकें। जो एकल उपयोग प्लास्टिक है उनका तो बंद होना एकदम जरूरी है, और वो मैं समझता हूं कि बड़ी आसानी से हम लोग उसको कर भी सकते हैं, और उसके अंदर हमको सफलता भी काफी हद तक मैं समझता हूं कि मिलनी शुरू हुई है। काफी लोग अब प्लास्टिक के थैले लेने में हिचकिचाते हैं, काफी सारे लोग अपना थैला इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से ये धीरे धीरे अब प्रचलन बढ़ रहा है जी। और जैसे जैसे प्लास्टिक के अवगुण पता चल रहे हैं और जो उससे होने वाली समस्याओं के बारे में हम अवगत हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये भावना बहुत तेजी से जाग रही है कि अब हमें प्लास्टिक के बारे में बहुत सजग रहना है।
कहाँ पे जो छोटी मोटी प्लास्टिक है और जो छोटी मोटी चीजें उनका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्ट्रॉ बहुत ज्यादा यूज होती थी, तो चारों तरफ वो स्ट्रॉ है, आज वहां पर वो सब खत्म है। और आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि हमारे देश में सिक्किम जैसे राष्ट्र हैं जहाँ पे प्लास्टिक के बारे में लोग बहुत ही सजग हैं और वहां पर प्लास्टिक का बहुत बैन है। हिमाचल प्रदेश में भी बैन किया गया है। ये बात सच है कि अभी कोई एक डेफिनेशन पक्की नहीं है, लेकिन मोटे तौर से लोगों का ख्याल बिल्कुल सही है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा कहीं पे थोड़ा कम, कि एकल यूज की जो प्लास्टिक है उसको हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जहां तक कि प्लास्टिक के रीयूज का सवाल है, मैं आपसे कहता हूं कि इस क्षेत्र में काफी बहुत तेजी से रिसर्च भी हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रहा है और कई नई नई उम्मीदें जागी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही प्लास्टिक को बार बार नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी घटने लगती है और उसके अंदर फिर और तरह की और समस्याएं भी आती हैं। ये तो बात स्पष्ट है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए एक नई टेक्निक है पायरोलिसिस, जिससे कि प्लास्टिक को फिर से उसके एक अवयव के अंदर तोड़ दिया जाता है। प्लास्टिक एक मोनोमर है और मोनोमर की पॉली चेन्स हैं, तो अगर उनको चेन्स को फिर से तोड़ दिया जाए, जो कि एक प्रक्रिया होती है फिजिक्स और टेम्परेचर वगैरह के इस्तेमाल से, तो उसमें क्या होता है कि सारे जो उसके एक यूनिट्स हैं जिनसे कि प्लास्टिक बनी हुई है वो अलग अलग हो जाते हैं और उसमें हम फिर से नई प्लास्टिक की तरह ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत नई पहल है और इसके अंदर काफी आशातीत प्रगति हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में इसका प्रचलन शुरू हो जाएगा। तो उसके बारे में लोगों को बहुत आशा है और समझते हैं कि ये दिस न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका बहुत विश्वास भी है। दूसरी बात यह है कि अगर हम प्लास्टिक का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका अगर हम सही तरीके से प्रबंधन करें, उसको बजाय इधर उधर फेंकने के अगर हम उसको एक निश्चित जगह पे डालें, तो हो सकता है कि उसके अंदर भी काफी हमको पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, उससे हम उसे बचा पाएंगे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो कि प्लास्टिक के बारे में बहुत ही खतरनाक है, कि जो माइक्रो प्लास्टिक है जिसका के कणु बहुत छोटा होता है, 5 मिलीमीटर से कम वाले जो टुकड़े होते हैं और उससे छोटे बहुत छोटे जो 1 माइक्रोमीटर के जो टुकड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल ही छोटे होते हैं, वो हवा में उड़ते रहते हैं और उनका बहुत भारी पोल्यूशन हवा में भी है और पानी में भी है। और अब तो यहाँ तक देखा गया है कि जो माँ के अंदर जो नया नवजात भ्रूण होता है उसके प्लेसेंटा में भी वो आ गए हैं। तो अब आप समझिए कि वो हमारे जब दिल के अंदर हैं, हमारे बदन का हिस्सा बन चुके हैं, तो उससे हमको इसके बारे में पता नहीं कि हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से उस बच्चे की ग्रोथ होगी। जी चंद्रभूषण जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और जैसा कि प्रोफेसर वार्ष्णेय भी कह रहे थे कि हम हालांकि लोगों में भी ये जागरूकता बढ़ी है कि कैसे कम से कम प्लास्टिक का यूज़ जो है वो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें और कई राज्यों में से लेकर कानून भी बन गए हैं, लोग भी अपने पर्सनल लेवल पे भी अवेयर हैं। हम इसके इस्तेमाल को कम तो कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसे अपने जीवन से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्लास्टिक को लेकर जो चुनौतियां हैं, इसके दुष्प्रभावों को लेकर जो चुनौतियां हैं, इनको अगर हम अवसरों में बदलने की बात करें, जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति ने भी किया, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए अमृता जी, पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लास्टिक मैनेजमेंट जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। एक कारण जिसके कारण हम प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि हमारा जो म्युनिसिपैलिटी लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो बाकी कचरों का जो प्रबंधन है, वो बहुत कमजोर है। आप हमारे देश में आज के दिन में कोई 5000 से 6000 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, मतलब कि जो कि शहरी क्षेत्र आप उनको कह सकते हैं। और अगर आप देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वहां पे 90% ऐसे जगह है जहां की कचरा प्रबंधन बहुत कमजोर है और उसी के कारण हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी कमजोर है। तो पहली बात जो समझने की ये जरूरत है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को हम जो ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट है उससे हम डिसएसोशिएट नहीं कर सकते हैं। अब तभी प्लास्टिक को मैनेज कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को, अगर हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा हो। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये हमारे पास कि हम किस तरह से
शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में भी, आज के दिन में अगर आप गांव में भी जाएंगी तो प्लास्टिक तो अब ओमनी प्रेजेंट है, हर एक जगह आपको प्लास्टिक वेस्ट दिख जाएगा। तो किस तरह से हम जो कचरा प्रबंधन है उसको इस तरह से इंप्रूव करें ताकि हमारा प्लास्टिक वेस्ट भी उसके साथ इंप्रूव हो। दूसरा जो ये मुद्दा है, आपने बहुत सही कहा कि प्लास्टिक हमारी जिंदगी से निकल नहीं सकता है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि प्लास्टिक का यूज एक्चुअली इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल है जी। वो पर्यावरण के लिए भी ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे यूज हैं जहां की प्लास्टिक का यूज पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमें हानिकारक क्या है और उपयोगी क्या है उसमें डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में अब तक जितने प्लास्टिक बने हैं हम सिर्फ 10% रिसाइकिल कर पाए। 90% जब से प्लास्टिक बनना शुरू हुआ है और 2020 तक 90% प्लास्टिक आज के दिन भी पर्यावरण में उनको फेंका गया है, या तो जलाया गया है या उनको लैंडफिल में फेंका गया है। आज हमारे समुद्र में इतने प्लास्टिक हैं कि मछलियों के वजन जो है उसके बराबर लोग बोलते हैं कि उतना हमारे पास अब प्लास्टिक है। तो अगर आप इन सभी चीज को देखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करने का, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है सही प्लास्टिक के इस्तेमाल करने का, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है नए टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाने का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में। जी, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास। और अब मैं करना चाहूँगी प्रोफेसर वार्ष्णेय आपका, 30,000 से अधिक जो प्लास्टिक इकाइयाँ हैं वो 40 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार देती हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इस प्लास्टिक कचरे और कूड़े का जो प्रबंधन है वो आज समय की मांग है। चूँकि इस प्लास्टिक इंडस्ट्री में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और इसका प्रबंधन भी हमें करना है, इसे लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, मेरा व्यू पॉइंट तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें प्लास्टिक के बारे में ये जो एक धारणा है कि इसके बिना जीवन नहीं चल सकता, इसके बारे में जरा सोचना चाहिए जी। आफ्टर ऑल आज से कई साल पहले प्लास्टिक नहीं थे, 60 से पहले 1960 से पहले प्लास्टिक नहीं थे, लेकिन उसके बाद में इनका चलन बढ़ा है और इतनी तेजी से बढ़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है जी। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इसको अगर कार्बन प्रोडक्ट है और ये फॉसिल फ्यूल से बनता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रदूषण करने वाला एक कारण है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जहां तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल है, सबसे पहला लेसन तो ये है कि प्लास्टिक को अलग से, जैसे हम एक भीगे कूड़े को अलग से डालते हैं, इसी तरीके से प्लास्टिक को अलग से सेग्रीगेट करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट के साथ इसको नहीं मिलाना चाहिए ताकि इसका रिसाइकलिंग संभव हो सके, पहली बात। तो सबसे बड़ी आसान बात तो यह है कि प्लास्टिक डिस्पोजल के लिए एक अलग से बिन होना चाहिए जहां पे प्लास्टिक का सेपरेट हो, और जो कूड़ा इकट्ठे करने वाली एजेंसी हैं जैसे कि कॉर्पोरेशंस हैं या छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उन सबको ये सब समझना चाहिए कि इसको एक अलग से इकट्ठा करना है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट एकदम अलग है। सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसी तरीके से ये डिकम्पोज नहीं होता है और हमेशा पर्यावरण में बना रहता है, क्योंकि इसकी ये नेचर है और इसकी ये एक शिद्दत है। तो इसलिए इसको अलग से रखना चाहिए। इसको गला करके इसकी और चीजें बन सकती हैं, सड़क बन सकती है, और हमने कई जगह इसका सड़क बनाने में उपयोग भी किया है और वो काफी सड़क अच्छी भी बनती है, उसमें लागत भी कम लगती है। एक दो इसके और भी पहलू हैं जिनके बारे में हमें समझना चाहिए। एक, जो कभी कभी रेड लाइट पर फूल बेचने वाले लोग होते हैं वो प्लास्टिक के थैले में फूल दिया करते थे। जब से ये प्लास्टिक का सिंगल यूज बंद हुआ है, एकल प्लास्टिक का उपयोग, तो उनके कम से कम दिन में 30 या 25% जो खर्चा होता था वो प्लास्टिक के थैलों में हो जाता, वो बच गया है और उससे उनको फायदा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां कुछ लोगों को इससे अवश्य जरूरी परेशानी होगी, उनको दूसरा अपना काम धंधा देखना होगा, या उसके अंदर अब आजकल बायोप्लास्टिक के बारे में भी लोग काफी बातचीत कर रहे हैं और काफी उसको तैयार भी किया गया है। हालांकि अभी उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन आगे चल के उसके अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, ताकि वो प्लास्टिक अपने आप में ऐसा होगा कि वो और चीजों के साथ में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से, जैसा मैंने कहा,
कई तरीके से कैफेटेरिया अप्रोच हमें लानी पड़ेगी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए। और ये शुरू से सबसे जरूरी काम ये है कि इसका इस्तेमाल कम से कम हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप इज कि इसको हम फिर से रीयूज कर सकें। तो रीयूज करने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कैसे हम इसकी अपस्केलिंग कर सकते हैं, कैसे हम इसका एक चीज से दूसरी चीज बना सकते हैं। और तीसरी बात जो मैंने बताई कि जहां तक इसके डिस्पोजल का सवाल है, हमें इसको एक सेपरेट कैटेगरी का वेस्ट बन करके लाना है। इस सॉलिड वेस्ट के साथ में इसको डालना मैं समझता हूं एक बहुत ही अन्यायपूर्ण है, और इसके बारे में तुरंत ही हमको गहराई से सोचना है ताकि हम इस वेस्ट को अलग रखें, और जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी और आती है तो उसको और अधिक तरीके से और अधिक उत्तम रूप से हम उसको रिसाइकिल कर सकें। और मैंने जैसा बताया कि अभी हमको होराइजन पे एक नई टेक्नोलॉजी दिख रही है जो कि काफी अपने आप में सक्षम नजर आती है, पायरोलिसिस, जिससे कि हम इस प्लास्टिक को फिर से अवयवों में तोड़ लें, जो उसके यूनिट्स हैं उसके अंदर वो टूट जाती है, और फिर से जो वस्तु बनेगी वो फिर से एक नई प्लास्टिक की तरह बनेगी, रादर देन के इसको मेल्ट करके और गला करके जो दूसरी प्लास्टिक बनती है जिससे कि उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है, उस वाली जो दिक्कत है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए प्लास्टिक प्रबंधन के अंदर काफी सारा काम और रिसर्च करने की आवश्यकता है, और इसके अंदर हमें रिसर्च ग्रांट्स वगैरह भी देनी चाहिए, और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अनुसंधान करने वाली संस्थाएं हैं, उनको हमें प्रोत्साहित भी करनी चाहिए कि वो इसके रिसाइकलिंग के ऐसे विधि निकालें जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और उसके साथ साथ इसका सही उपयोग भी हो सके। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि आफ्टर ऑल ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, so it is also possible to convert it into petrol and a fuel and one can really use them। जैसे कार को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है तो उसमें से वो फुल फ्यूल भी निकाला जा सकता है। तो इसकी जो एनर्जी कंटेंट है दैट इज एन अट्रैक्टिव, बहुत ही वो मैं समझता हूं कि एक जगह है जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए और उसका भरपूर उपयोग करने के बारे में कार्रवाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। अब चूंकि हम चर्चा के अपने आखिरी चरणों में हैं, प्रोफेसर वार्ष्णेय ने जो बातें बताई हैं, चंद्रभूषण जी जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। इसकी खपत को हम कैसे कम करें और इसके वैकल्पिक जो दूसरे सस्ते साधन हैं वो क्या हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने गिनाई कि किस तरीके से इसका प्रबंधन और मैनेजमेंट किया जाए ताकि इसका निष्पादन करके इसका इस्तेमाल किसी और चीज़ में हो। जी अमृता जी, वार्ष्णेय साहब के सजेशंस बहुत ही अच्छे हैं। मेरा ये कहना है कि हमें एक, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है जी। और जो होलिस्टिक अप्रोच है वो आएगा कि हम एक नेशनल फ्रेमवर्क बने प्लास्टिक वेस्ट का। हमारे पास लॉ ऑलरेडी है, हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की जो लॉ है वो हमारे पास है। उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो पहला जो हमें काम ये करना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है उसको किस तरह से अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाए। दूसरा जो है कि हम किस तरह से म्युनिसिपल गवर्नेंस जो कि शहरी क्षेत्रों में किस तरह से जो म्युनिसिपल फंक्शंस हैं वेस्ट मैनेजमेंट के उसको इंप्रूव किया जाए, किस तरह से प्लास्टिक जो वेस्ट जो निकलता है शहरों से किस तरह से, जैसे कि वार्ष्णेय साहब ने बोला, हम उसको सेपरेट करें। सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेग्रीगेशन। जब तक आप सेग्रीगेट नहीं करेंगे आप वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से सेग्रीगेशन बेस्ड जो मैनेजमेंट है उस सिस्टम को लाया जाए। उसके बाद हम किस तरह से आज के दिन जो इंडस्ट्री रिसाइकिल भी कर रही है वो भी पर्यावरण एक तरह से को ध्यान नहीं रखती है पर्यावरण को। तो किस तरह से जहां रिसाइकलिंग हो रहा है उनके जो पर्यावरण का जो स्टेटस है उसको इंप्रूव करें। और अंतिम जो ये है कि प्लास्टिक पोल्यूशन है वो एक तरह से हमारे देश में लॉ है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पोल्यूशन करता है उसको पोल्यूशन के लिए पे करना पड़ेगा, ये पोल्यूटर्स प्रिंसिपल। तो जो भी इंडस्ट्रीज प्लास्टिक को मार्केट में ला रही हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लास्टिक को लेके जाएं। ये हमारा लॉ है देश का। तो जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लॉ है हम किस तरह से उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करें। तो ये 4-5 पॉइंट, और लास्ट में किस तरह से ऑल्टरनेट इंडस्ट्री को लाएं।
बिल्कुल। अगर हम इन सभी चीजों को लेके एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो, तो प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम आज के दिन में हम देख रहे हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आप दोनों ने बताए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों को ये समझना होगा कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पर कितना हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हमें मानव भविष्य के बारे में सोचना होगा। हमारा ये दायित्व है कि हम अपने बच्चों के लिए एक स्वच्छ और हरी भरी दुनिया जो है वो कायम रखें, और इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादों का जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से उसका इस्तेमाल करें, उसका निष्पादन करें, और कम से कम अगर हो सके तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।